सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। नमस्कार, इंडिया डेली की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत और आपके साथ मैं हूं किरण। आज हर हिंदुस्तानी की जुबान पर यही गीत है। हर कोई आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। लाखों हिंदुस्तानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भी भारत के लिए चुनौतियों की कमी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया। नेहरू युग से लेकर के मोदी युग तक इन 77 सालों में हिंदुस्तान विकास के पथ पर आगे बढ़ता गया। अब सूरज और चांद भी हिंदुस्तान की पहुंच से दूर नहीं है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक एक कदम चुनौतियों से भरा था, जिसे हमने पार कर लिया है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 1947 वो दिन जब हिंदुस्तान 200 सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हवा में सांस लेने की तैयारी कर रहा था। हर भारतीय का सपना पूरा होने जा रहा था। हिंदुस्तान आजादी की नई गाथा लिखने को बेताब था। भारत की करोड़ों आंखें नई सुबह के दीदार को बेकरार थी। जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में थी, उस वक्त भारत के नए भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा था। उन दिनों संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठक चल रही थी और उसी सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम से अपनी आजादी की उद्घोषणा वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो आज तक याद किया जाता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not only for in at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. आखिरकार गुलामी की सदियों पुरानी वो अंधेरी रात खत्म हुई। आजादी के सुनहरे सूरज ने हिंदुस्तान के चौहद्दियों पर दस्तक दी। एक नया नवेला मुल्क हजारों संभावनाओं और करोड़ों उम्मीदों के साथ आजादी की पहली अंगड़ाई ले रहा था। सालों तक बरतानिया हुकूमत की गुलामी से मुक्ति के बाद भारत एक नया सवेरा देख रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके कंधों पर इस देश के करोड़ों लोगों की ढेरों उम्मीदों का भार था। हिंदुस्तान की आजादी की ये खुशी एक दर्द भरे साए में सिमट कर आई थी। इस देश की छाती पर कभी न मिटने वाली लकीर खींच दी गई थी। आजादी अपने साथ बंटवारे के गहरे जख्म लेकर आई थी। भारत और पाकिस्तान अब दो अलग अलग मुल्क हो गए थे। इसकी कीमत सरहदों के दोनों तरफ के लाखों लोग अपनी जान देकर चुका रहे थे। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। किसी ने ये सोचा नहीं था कि आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हमें देखने को मिली। पाकिस्तान का उदय मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक अध्याय बन गया। इतिहास की ये इबारत मानो दर्द, आंसू और खून से लिखी गई हो। बंटवारे के साथ विस्थापन के उस दौर में
हजारों महिलाओं ने अपनी आबरू गंवाई, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों जिंदगियां अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़कर विस्थापन को मजबूर हो गई। सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां उस दौर में जिंदा ताबूत बन गई। बंटवारे के साथ शुरू हुई मजहबी खून खराबे में दोनों मुल्कों की जमीन अपने ही खून से लाल हो गई। इतिहास के सबसे काले पन्ने और क्रूर अध्याय की जिम्मेदारी जिस शख्स पर थी उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना, ये चार शख्सियत ऐसे थे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि देश के बंटवारे की लकीर को बनाना है या फिर मिटाना है। गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी कतई नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि बंटवारा हो और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने, और जिसकी जिद पर वो अड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो भारत की आजादी पर किसी की नजर लग गई हो। अभी बंटवारे का दर्द खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक एक और आफत आन पड़ी। पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से बेइंतहा नफरत करने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के साथ बंटवारे के बाद मिली जमीन से नाखुश थे। वो लगातार पाकिस्तान की सीमाओं को फैलाने के लिए रास्ता खोज रहे थे। बंटवारे के दौरान मौजूदा रियासतों को दो ही देशों में से किसी एक देश में विलय का विकल्प दिया गया था। यहीं से कश्मीर के विवाद का जन्म हुआ। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदुस्तान में विलय को लेकर टाल मटोल कर रहे थे। दरअसल कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू शासक थे, जबकि उनकी रियासत में 80% से ज्यादा लोग मुसलमान थे और जिन्ना को कश्मीर पर नजर गड़ाने के लिए इतनी वजह काफी थी। जिन्ना और उनके सलाहकारों ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र करने की तैयारी की और उनकी इस प्लानिंग में ये जरूरी था कि कश्मीर में मजहबी तनाव फैलाया जाए। अब पाकिस्तान ने अपने षड्यंत्र को शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने अब तक जिहादी प्रोपेगेंडा फैलाकर गिलगिट को अपने कब्जे में ले लिया। अभी तक भारत पाकिस्तान की इस साजिश से अनजान था। मौका देखकर कबायलियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना अब कश्मीर में दाखिल होने लगी थी। कबायलियों ने अब तक बारामूला तक अपना कब्जा जमा लिया। बारामूला में लूटपाट के बाद कबायलियों के हौसले बुलंद थे। अब पाकिस्तान की फितरत देखकर राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी। अब वक्त आ चुका था दुश्मन को करारा जवाब देने का। भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया था और कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। India's Prime Minister is greeted by UN officials as he arrives to address the General Assembly. जनवरी 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम समझौता लागू हुआ। सुरक्षा परिषद ने जनमत संग्रह की बात की। पाकिस्तान ने विरोध किया तो यथास्थिति के आधार पर समझौते की बात को आगे बढ़ाया गया। तब तक पाकिस्तान ने गिलगित, बाल्टिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यही हिस्सा पीओके बन गया। पाकिस्तान के साथ भारत की साल 1965 में भी जंग हुई। कश्मीर मुद्दे को लेकर आज तक दोनों देशों के बीच समाधान निकल नहीं पाया है। उन्हें काफ़ी टाइम मिल गया था कि आगे बढ़ सके, मगर जब इंडियन आर्मी आ गई तो श्रीनगर एयरपोर्ट वगैरह सब वो बचा लिया इन्होंने। मगर यहाँ जम्मू में बुद्धल तक आ गए थे। वो बुद्धल पे तो उनका कब्जा रहा तकरीबन 6 महीने तक। तो बाद में ये सारा फिर ठीक कर लिया था। यहाँ से तो भगा दिए, फिर सीज फायर जो हो गया उस वजह से फिर वो जो आज पीओके कहते हैं। हिंदुस्तान जहां धीरे धीरे अपने पंख फैला ही रहा था, उसे क्या पता था कि पाकिस्तान के बाद उसे एक और धोखा सहना पड़ेगा। भारत जहां हिंदी चीन भाई भाई का नारा लगा रहा था, हर मौके पर चीन के साथ हिंदुस्तान खड़ा था, लेकिन उसे
दूसरी तरफ से सिर्फ धोखा हासिल हुआ है। चीन एक गहरी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा था। भारत की नीति कभी भी विस्तारवादी नहीं रही, लेकिन जब भी उसकी अस्मिता और संप्रभुता पर हमला होता है तो हिंदुस्तान उसका जवाब देने से भी पीछे नहीं रहता। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीन की विस्तारवादी मंसूबे पर पानी फेरने के लिए भारतीय सेना को उस युद्ध में उतरना पड़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश और तवांग को लेकर चीन की नीयत खराब थी। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर उसमें घुसपैठ करने लगा। चीन अब मैकमोहन लाइन पर भी दावा करने लगा था। चीन की हरकत का भारत ने जब जवाब दिया तो चीन बौखला उठा। उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना ने दो तरफा हमला किया। चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर तक अंदर घुस आई। भारत के न झुकने के बाद चीन लगातार हमलावर रुख इख्तियार किए हुए था। भारत ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। ब्रिटेन और अमेरिका के दखल के बाद चीन ने युद्ध बंद कर दिया। 1 महीने तक चले युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये पहला युद्ध था जब भारत को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। नेहरू युग खत्म हो चुका था और भारत में इंदिरा गांधी का शासन था। 16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नए मुल्क का उदय हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। 14 दिन तक चले युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। बांग्लादेश को पूरी तरह मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना को ढाका को आजाद कराना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान और भारत के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने वाला था। तभी सोवियत संघ रूस भारत की मदद के लिए आगे बढ़ गया। ये स्टार्ट तो हुआ था बांग्लादेश से, मगर फिर ये सारा नॉर्दर्न और वेस्टर्न सारा फ्रंट खुल गया था। तो इसमें कई जगह इंडिया, हम लोग खुद उन दिनों में तकरीबन सियालकोट के पास तक ये आर्मी के लोग हमें लेके गए थे PRO, तो वहाँ तक हमारा कब्जा था। और जो एक चीज़ लोगों का ध्यान नहीं जाता, उस टाइम पे हमारी आर्मी ने जो लद्दाख का तुर्तुक है वो पाकिस्तान से अपने कब्जे में ले लिया था। और तुर्तुक की बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। तुर्तुक पाकिस्तान का कहा जाता था गेटवे टू साइचिन ग्लेशियर, जिस वजह से अमेरिका ने अपने इरादे बदल दिए। इसके बाद भारतीय जवानों ने पूरी बहादुरी से लड़ाई को अंजाम दिया और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। और पाकिस्तान की जो है बहुत करारी हार हुई और उसमें बांग्लादेश बना और बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स को, उनकी सेना को सरेंडर करना पड़ा। इतनी बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है दुनिया में के इतिहास में कभी किसी की हुई नहीं है। बांग्लादेश अब आजाद हो चुका था। इस जीत का सेहरा इंदिरा गांधी के सिर सजा। जितनी तेजी से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ी, उन्हें आने वाले संकट का जरा सा भी इल्म नहीं था। इंदिरा को अभी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, जिससे वो अनजान थीं। इंदिरा गांधी की सरकार पर हिंदुस्तान के सबसे काले अध्याय का दाग लगना अभी बाकी था। 26 जून 1975 की सुबह आम सुबह की तरह नहीं थी। उस दिन लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया था। लोगों की आवाज दबा दी गई थी। लोगों को काल कोठरी में बंद किए जाने लगा। 25 जून की रात काफी भारी थी, काफी लंबी थी, क्योंकि उस दिन भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है।
विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है। उस समय देश में इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उसी वक्त वहां संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वो इस्तीफा न दें। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्क से सहमत हो गईं और उन्होंने तय किया कि वो इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने माना कि इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 6 साल तक सांसद नहीं बन सकती हैं, यानी अगर सांसद बनती हैं तो कहीं ना कहीं ये अवैध होगा। इसको देखते हुए अदालत ने 6 साल तक का बैन लगा दिया, यानी इंदिरा गांधी अब किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया। बस इस रैली के आधार पर इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। जयप्रकाश नारायण से लेकर देश के कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। देश में 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने तक भारत में आपातकाल लगाया गया। देश की सबसे ताकतवर शख्सियत जिनको आयरन लेडी का नाम दिया गया था, जिनके इशारे पर राजनीतिक मोहरे नाचा करते थे, लेकिन क्या उनको इस बात का आभास हो चुका था कि उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है? क्या उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि क्या उनकी हत्या हो सकती है? मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। ये भाषण देते वक्त इंदिरा ने शायद ही सोचा होगा कि भाषण के अगले ही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाकी दिनों की तरह 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी अपने दिन भर के कार्यक्रम की तैयारी में थीं। इंदिरा गांधी सुबह 9:12 पर गेट से जैसे ही बाहर निकली, इंदिरा गांधी ड्यूटी पर तैनात बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराईं और तभी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार करके उनकी हत्या कर दी। उन दोनों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। एक बार फिर से भारत में ये मांग उठने लगी कि पंजाब को अलग किया जाए। अलगाववाद पंजाब में अपने पांव पसार रहा था, खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की कल्पना की जा रही थी और जनरल सिंह भिंडरावाले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जनरल के लिए कई सारे युवा थे जो समर्थन में थे। अमृतसर में ये कहा जाता है कि उनका काफी प्रभाव भी था। जालंधर के पास बंदूकधारियों ने बस में आग लगाई, चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या कर दी, जिसके बाद पंजाब के हालात खराब होने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पंजाब में आए दिन बढ़ती हिंसक गतिविधियां सरकार के लिए चिंता का सबब बन गई। भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपना ठिकाना बना लिया। अब भिंडरावाले सरकार के निशाने पर आ गया था। इसी के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार को शुरू करने का मकसद स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले के कब्जे से मुक्त कराना था।
जर्नैल सिंह भिंडरवाले के उदय में कहीं न कहीं कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल के बढ़ते कद को रोकने के लिए कांग्रेस ने भिंडरवाले का राजनीतिक इस्तेमाल किया। चुनाव में भिंडरवाले का फायदा भी कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस को नहीं पता था कि एक दिन यही जर्नैल सिंह भिंडरवाले कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाएगा। 5 जून 1984 ये वो तारीख थी जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई। 6 जून को अकाल तख्त में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए किसी छोटी टैंक का इस्तेमाल किया गया और जिसमें रात में भिंडरवाले को सेना ने मौत के घाट उतार दिया और 7 जून को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। लेकिन इसमें काफी जनहानि हुई थी और जिसकी काफी आलोचना भी की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र जब जब होता है, इतिहास का वो दर्द फिर से छलक जाता है। पंजाब में बढ़ते खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन की कीमत हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की वो घटना है जिसे इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा कहा जाता है, जिसे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने खुद लिखा था। वो साल जिसने हिंदुस्तान को लड़ना सिखाया, जीतना सिखाया। ये साल क्रिकेट खेल के लिए नई क्रांति लेकर आया। आज जो हिंदुस्तान क्रिकेट खेल में नंबर 1 बना बैठा है, उसकी नींव 1983 में रखी गई थी, जब लॉर्ड्स में भारत का तिरंगा शान से लहराया था और इस विश्व विजेता टीम को जीतने का सपना दिखाया कपिल देव ने। वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार भारत विश्व चैंपियन बना। वर्ल्ड कप में शुरुआत से पहले भारत को काफी कमजोर टीम माना जा रहा था। मैच दर मैच भारतीय टीम के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया और कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। इसी दिन भारत क्रिकेट टीम ने एक नया इतिहास दर्ज किया था। आज भारत की क्रिकेट टीम जहां कहीं पहुंची है, इस दिन को याद किया जाता है। विश्व विजेता उस दिन भारत बनी थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो शानदार प्रदर्शन इंडियन क्रिकेट टीम का रहा था, उसे हर कोई सलाम करता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार से मैं आपको बता सकूं, लेकिन सेलेक्ट होना, यह तो आशा नहीं रखी थी कि आगे चलकर विश्व कप जीतेंगे। हम तो यही सोचते थे सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को हराया और उसके बाद दिन दुगनी और रात चौगनी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और हम लोग विश्व कप लेकर के आए। और केवल अपने मन में जो देश के लिए आन बान शान मान मर्यादा थी, वो सदैव साथ में रही और हमें मालूम था कि अगर हम अच्छा करते रहे एक टीम की तरह तो अवश्य जीतेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विवियन रिचर्ड्स का वो कैच हो या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव की वो 175 रनों की ऐतिहासिक पारी। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने वो कारनामा करके दिखाया जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आज हर हिंदुस्तान और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। दिसंबर की सर्द रात हिंदुस्तान के दिल को एक ऐसा दर्द देने जा रही थी जो आने वाली पीढ़ियां सालों तक नहीं भूल पाएगी। 2-3 दिसंबर की वो काली रात जब भी याद आती है, पूरा भोपाल सिहर उठता है। किसे पता था कि हर रोज की तरह लगने वाली वो शाम कुछ ही पलों में इतना बदलाव ला देगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये शाम थी दुनिया की सबसे भीषण त्रासदी की। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में कीटनाशकों का निर्माण किया जाता था। फैक्ट्री स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की जरिया थी, लेकिन किसे पता था कि यही संयंत्र दुनिया की सबसे खतरनाक त्रासदी बन जाएगी। 2 दिसंबर 1984 का दिन था। कर्मचारी अपनी शिफ्ट में थे।
जैसे जैसे रात होती गई, गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव शुरू हो गया। ये गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का मिलाव जब पानी के साथ हुआ तो टैंक नंबर 610 का प्रेशर बढ़ा, यानी कि उसके ऊपर दबाव बना, और जैसे ही दबाव बना इसका ढक्कन खुला और रिसाव इतनी हुआ कि उस रात ना जाने उस जहरीली गैस ने कितने लोगों की जान ले ली। आपदा से अनजान कर्मचारी रात में गहरी नींद सोए थे। इस बीच जहरीली गैस संकरी गलियों और सड़कों से होकर गुजरने लगी। जैसे जैसे गैस का दायरा बढ़ा वैसे वैसे लोग इसके शिकार बनते चले गए। खतरे का पहला लक्षण आंखों में जलन और घुटती सांसें थी। जब लोग इसकी तीखी गंध से जागे तो सड़कों पर हवा के लिए हाँफ रहे थे, तब उनकी आंख दर्द से जल रही थी। देखते ही देखते रात का सन्नाटा दहशत और मौत की चीखों में बदल गया। इसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। शहर के अस्पताल जहरीले गैस के प्रभाव से पीड़ित मरीजों की भीड़ से भर गए। सड़कें जो कभी खेलते हुए बच्चों की हंसी से भरी रहती थी, वो बेजान शरीरों से पटी हुई थी। ऐसे हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। 90 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी। राम मंदिर आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2 सीटों वाली बीजेपी अब 85 सीटों पर आ गई थी। उसे लगने लगा कि जनता राम मंदिर आंदोलन के साथ है। इधर मंदिर आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। बीजेपी के समर्थन से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। आंदोलन की आग से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा था, लेकिन बीजेपी का रुख साफ था। उसे आडवाणी के रूप में एक नया चेहरा भी मिल गया था। जानकार कहते हैं कि रथ यात्रा वीपी सिंह का जवाब था, उन तमाम मंडल की सिफारिशों का जवाब था, साथ ही 27% आरक्षण का जवाब था। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को लेकर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें भी आपको याद होगी। बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया था। तमाम तरह के तर्क भी इसको लेकर सामने रखे गए थे। केंद्र में वीपी सिंह, यूपी में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। अयोध्या में बढ़ती कार सेवकों की तादाद को देखते हुए मुलायम सिंह ने पहले ही अयोध्या की घेरेबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस और कार सेवकों के बीच झड़पें हुई। आडवाणी की रथ यात्रा चलती रही। बिहार पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने इसे रोका। आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। केंद्र की वीपी सिंह सरकार को भी और 2 साल बाद बाबरी मस्जिद को भी। – 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अभी एक और जंग बाकी थी। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा था। फरवरी 1999 में दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर आने का निमंत्रण देकर पाकिस्तान भारत की पीठ पर खंजर भोंकने की तैयारी में था। एक तरफ जहां भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था, वहीं पाकिस्तान दूसरी तरफ भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की इस नापाक चाल का जब तक भारत को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई का महीना आते आते कारगिल की भूमि रण क्षेत्र में बदल चुकी थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ चुकी थी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना भारत की दहलीज में घुस चुकी थी। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सेना एलओसी पार कर भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी काफी लंबे समय से कर रहा था, इसीलिए शुरुआती अवस्था में वो भारत से काफी अधिक मजबूत स्थिति में था। जब तक भारत जवाबी कार्रवाई करता तब तक पाकिस्तानी सैनिक कई चोटियों और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर चुके थे। जब अटल जी एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, बस लेके खुद जो है लाहौर गए और नवाज शरीफ उनका रिसीव कर रहे थे, और मुशर्रफ जो है इस प्रकार का एडवेंचर जो है जो जिसके उसको फिर मुंह की खानी पड़ी, उसको वो कर रहा था। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उसको भी हमने देखा कि शायद नहीं पक्के तौर पर ये 1999 वाला एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत ने 1 इंच भी भूमि हमने नहीं दी। अब बारी थी भारत के पलटवार की।
तो भारत ने पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम था, भारत की विजय भी हुई, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। तो खैर उन्होंने विंटर्स में प्रैक्टिस रही है कि इंडियन आर्मी जो हाइट पे बंकर्स हैं उन्हें छोड़ के नीचे आ जाते थे और फिर जब समर्स होती थी फिर वापस वहाँ चले जाते थे। तो 99 में उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और विंटर्स में ही आके कब्ज़ा कर लिया। तो खैर ये इंडियन आर्मी ने काफ़ी बहादुरी से, नुकसान भी बहुत हुआ, हमारे 500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, मगर ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इन्होंने वॉर लड़ी। कारगिल युद्ध करीब 3 महीने तक चला। इस युद्ध की शुरुआत मई 1999 में हुई थी, जो करीब जुलाई तक चला। इस युद्ध में 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए शहादत दी। चौबीस दिसंबर 1999 का ये वो तारीख है जब इंडियन एयरलाइंस के विमान C-814 को 5 आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। ये वही कांड था जिसमें इस प्लेन हाईजैक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लिया। भारत की जेलों में बंद आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया, जहां उन्हें छोड़ दिया गया। हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजर से भरे इंडियन एयरलाइन के विमान को हाईजैक कर लिया और करीब 1 हफ्ते तक ये विमान आतंकवादियों के कब्जे में रहा। इस दौरान 5 देशों से होता हुआ ये विमान कंधार पहुंचा। आतंकवादियों ने मसूद अजहर समेत 35 आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के साथ ही $20 करोड़ की फिरौती मांगी। हालांकि बाद में फिरौती की मांग को छोड़ दिया, लेकिन 3 आतंकवादियों की रिहाई का सौदा। तब ऐसा पहली बार हुआ जब हिंदुस्तान के किसी प्लेन को हाईजैक किया गया हो। 31 दिसंबर को भारत सरकार और किडनैपर्स के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद सभी नागरिकों को रिहा कर दिया गया। ज्यादातर मुसाफिर भारतीय ही थे। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देशवासियों को ये जानकारी दी कि उनकी सरकार मांगों पर काफी हद तक काम करने में कामयाब रही है। रिहाई के बाद मसूद अजहर तालिबान की मदद से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। उसने कश्मीर में इंडियन फोर्स से लड़ने के लिए जैश-ए-मोहम्मद बनाया। मसूद अजहर पर यह भी आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जैश के आकाओं की मदद करती है। 2001 में पार्लियामेंट में हुए आतंकी हमले में अजहर प्राइम सस्पेक्ट था। कुछ तारीखें इतिहास बन जाती हैं। 13 दिसंबर 2001 ये वो काला दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद पर आतंकी हमला हुआ था। चंद मिनटों में 5 आतंकी आए और उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को घायल कर दिया। उनका इरादा था संसद के अंदर घुसना और उसे नुकसान पहुंचाना। आतंकवादियों के हाथों में बंदूकों को देखकर सुरक्षाकर्मी चौंक गए थे। आतंकवादियों के मंसूबे को भांपकर सुरक्षाकर्मियों ने आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 5 आतंकवादियों के पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। संसद भवन के भीतर जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे। संसद हमले में मारे गए सभी 5 आतंकवादियों की पहचान हुई। दिल्ली पुलिस ने हमले के 2 दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी और मास्टरमाइंड अफजल गुरु को पकड़ा। इसके साथ ही पुलिस ने गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, जबकि अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा। साल 2013 में तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। उस दिन भी मुंबई हर रोज की तरह चमक दमक रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समंदर से आ रही ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई।
उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। ये सभी आतंकी कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए मुंबई पहुंचे थे। 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। ये वो तारीख है जब आतंकी हमले से माया नगरी मुंबई दहल गई थी। ये उस वक्त भारत में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जा रहा था, जब 18 सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ 166 नागरिकों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा इसमें घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने गोलीबारी के लिए मुंबई के नामचीन जगहों को चुना, जिसमें होटल ताज, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस थे। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। इस आतंकी हमले की देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई जवानों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। मेजर संदीप, हेमंत करकरे, अशोक कामटे और कई ऐसे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। मुंबई में हुए आतंकी हमले में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय, नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। हमारे बहादुर जवानों ने 29 नवंबर के सुबह तक 9 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। साल 2014 आते आते देश की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी थी। नरेंद्र मोदी अब गुजरात छोड़कर दिल्ली आ चुके थे। 2004 में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ 10 साल बाद आम जनता का गुस्सा जमीन पर दिखाई देने लगा था, जिसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में नजर आया, जब बीजेपी पहली बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि किसी ने नहीं सोचा था कि अपने जन्म के 30 सालों के बाद यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और उस वक्त कांग्रेस, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, वो 50 से भी कम सीटों पर सिमट करके रह जाएगी और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार थी। आपको बता दें कि बीजेपी 282 सीटों के साथ जीती और सत्ता पर काबिज हुई और इसी के बाद से मोदी युग की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान की आवाम पर नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। नरेंद्र मोदी के बोलने की आक्रामक शैली और जीरो टॉलरेंस की नीति लोगों को खूब रास आने लगी। मोदी ने पहले टर्म में एक से बढ़कर एक कई फैसले लिए। देखते ही देखते नरेंद्र मोदी की पहचान ग्लोबल लीडर के रूप में होने लगी। नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर नरेंद्र मोदी अब तक सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए। मोदी की अगुवाई में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने और जोरदार प्रदर्शन किया और मोदी दूसरी बार पीएम बने। आठ नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया। सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार के इस फैसले से देश में बड़ी उथल-पुथल मच गई। सरकार ने 200, 500 और 2000 के नए नोट लॉन्च किए। बाद में 2000 के नोट को भी बंद कर दिया गया। नोटबंदी के कई महीने बाद तक देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों को पुराने नोट जमा करने के लिए और नए नोट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। यहाँ तक कि आरबीआई भी इतनी बड़ी पैमाने पर नोट बदली के लिए तैयार नहीं था और इन सब कारणों की वजह से मार्केट में नोटों की भारी कमी हो गई। एटीएम के बाहर भी कई घंटों तक लोग पैसा निकालने के लिए इंतजार करते हुए और परेशान होते हुए देखे गए और इस दौरान कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नोटबंदी के महीनों बाद हालात सामान्य हुए। तब मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। देश में धीरे धीरे डिजिटल लेन देन का प्रचलन बढ़ गया। इसका असर यह है कि भारत में हर महीने
43 करोड़ 30 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के किए जा रहे हैं। 2020 में दुनिया को एक ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसके बारे में किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक अनजान वायरस लोगों को मौत के आगोश में भेज रहा था। लोगों की जिंदगी दहशत और घुटन भरी हो गई थी। जी हां, बात हो रही है कोरोना महामारी की। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब चीन के वुहान शहर से लौटा एक मेडिकल छात्र कोरोना से संक्रमित मिला था। भारत में जब कोरोना का पहला केस सामने आया था, तब दुनिया के 18 और देशों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। मार्च में कोविड ने रफ्तार पकड़ी और 24 मार्च वो दिन था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया था। लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें आज भी हमें याद है। क्या हालात उन देश के मजदूरों के हुए थे जो बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में नजर आए थे। एक बहुत बड़ा जत्था इन जगहों पर नजर आ रहा था। आज भी जब कोविड काल की बात की जाती है तो वो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने याद आती हैं। देश में कोरोना की 3 लहरों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई परिवारों ने अपनों से बिछड़ने का गम झेला। सड़कों और अस्पतालों पर मौत का तांडव देखने को मिल रहा था। लोग एक दूसरे को छूने से भी कतराने लगे थे। सोशल डिस्टेंस और वैक्सीनेशन से काफी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया गया, लेकिन वो खौफनाक दिन आज भी याद आते हैं तो लोग सिहर जाते हैं। 5 अगस्त 2019 इस तारीख को यदि इतिहास में पढ़ाया जाएगा तो कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वही तारीख है जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 को हटाना बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती थी, जिससे देश की सरकारें राज्य के फैसले को लेकर हमेशा बंधी रहती थी। इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 महीनों की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा था। आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया, जिससे राज्य के स्थायी निवासी की पहचान रहती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया था, जिससे जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। जितने भी कश्मीर के जो समृद्ध जो है परिवार है, उनके सारे बच्चे जम्मू के स्कूलों में पढ़ते थे। क्यों? कश्मीर में क्यों नहीं पढ़ाते थे? उनको पता कि यहाँ माहौल नहीं है, और जो वहाँ मदरसों में जब बाकी रहते तो वो पत्थर चलाते थे। तो आज आप देखें, आज आम कश्मीर आज जो है बहुत अमन और शांति और उसको मान रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक देश एक विधान को लागू करने की कोशिश की गई, जिसका जमीन पर असर भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटे 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया है। अब तक 1,26,582 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। 500 सालों बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजे तो हर हिंदुस्तानी की आंखों का सपना पूरा हो गया। लाखों करोड़ों राम भक्तों की आंखें नम थीं। उनके प्रभु श्री राम, अयोध्या के राजा राम, अपने महल में वापस आ चुके थे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लाखों भक्तों की आस्था और कार सेवकों के बलिदान के बाद ये पावन घड़ी आई थी, जिसे देखने के लिए हर हिंदुस्तानी की आंखें तरस रही थीं। 22 जनवरी 2024 ये वो खास तारीख जिसे कोई भी राम भक्त भुला नहीं सकता। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में यानी अपने घर में विराजमान हुए। ये वक्त था जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी और हिंदुस्तान की हर आंखें नम थी, भक्ति रस में डूबी हुई थी। किसी को ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये सच है या फिर कोई सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा की। ये पल करोड़ों हिंदुस्तानियों को भावुक करने वाला था। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूरा परिसर गुंजायमान था तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी।
जो भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह रहा, वो ये लम्हा कभी नहीं भूलना चाहेगा। दस सालों बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कम नहीं हुआ। विपक्ष की तमाम घेरेबंदी के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, जो अपने आप में इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। साल 2014 में जब मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब से लेकर अब तक राष्ट्र हित में कई फैसले लिए गए, जिसके चलते देश विकास पर अग्रसर होता रहा। 2024 का लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं था। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हालांकि विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी की। हाँ, कुछ सीटें कम जरूर आई, लेकिन इससे मोदी सरकार के लहजे और पीएम मोदी के तेवर में कोई तब्दीली नहीं आई। हिंदुस्तान अपनी आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। सांप और सपेरों का देश कहलाने वाला भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा देश आज चांद तक पहुंच चुका है। विकास पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करने के लिए हर भारतीय की अहम भूमिका होगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बने और दुनिया को शांति और सद्भावना का संदेश दे और दुनिया को नई राह दिखा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे आजादी के बाद से हमारा प्यारा वतन कैसे दिन प्रतिदिन कामयाबी के कदम चूम रहा है और तेजी से बढ़ रहा है आगे। जय हिंद, जय भारत।